हाय एवरीवन, दिस इज सिया आकिब फारूकी। जब से सेक्शन 43B में क्लॉज एच को इंसर्ट किया गया है, मार्केट में एक हैवॉक क्रिएट हो चुका है। बिजनेसमैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है और टेंशन उनका बनना लाजमी है, क्योंकि अगर सेक्शन 43B का क्लॉज एच हिट होता है तो उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन के प्रॉफिट में क्लॉज एच की वजह से जो डिसअलाउंस हुआ है वो अमाउंट एडबैक हो जाएगा और बढ़े हुए प्रॉफिट के ऊपर उन्हें टैक्स भरने को आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 43B क्या है। सेक्शन 43B एक्चुअल में एप्लीकेबल होता है पेमेंट बेसिस पे। भले ही आप अपना बुक्स मेंटेन करते हो कैश बेसिस पे या फिर एक्रूअल बेसिस पे, दोनों ही केसेस में आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने एक्चुअल पेमेंट की है उन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के जो सेक्शन 43B में लिखे हुए हैं। अब सेक्शन 43B में एक क्लॉज एच को भी इंसर्ट किया फाइनेंस एक्ट 2023 ने। क्लॉज कुछ इस तरीके का है, any sum payable by any SEC to micro or small enterprises beyond the time limit specified in section 15 of MSMED Act 2006। तो MSMED Act के सेक्शन 15 में कुछ टाइम लिमिट दी हुई है। अगर तो आपने उस टाइम लिमिट में पेमेंट कर दिया तब तो आपको ऐसे एक्सपेंसेस के जो आपने परचेजेस किए हैं गुड्स के या फिर सर्विसेज अवेल की है तो ऐसे एक्सपेंसेस के आपको डिडक्शन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस टाइम लिमिट के बाद में पेमेंट किया है तो ऐसे पेमेंट को डिसअलाउ कर दिया जाएगा और आपके प्रॉफिट में इसको ऐड बैक कर दिया जाएगा। मान के चलिए कि आपने कोई गुड्स का परचेस किया है या फिर कोई सर्विसेज अवेल की है, तो ऐसे केसेस में 31 मार्च तक आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। अब ये मैं 31 मार्च तक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2023 ने एक और बड़ा धमाका दिया है अमेंडमेंट के रूप में। यहाँ पे लिखा है कि इन प्रोवाइजो आफ्टर द वर्ड नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन द वर्ड एंड लेटर एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ क्लॉज एच। यानी सेक्शन 43B के प्रोवाइजो में आपको कुछ सहूलत दी गई है कि अगर आप 31 मार्च तक पेमेंट नहीं करते हैं, आप अपने ITR फाइलिंग के ड्यू डेट तक भी अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो भी आपको ऐसे एक्सपेंसेस के बेनिफिट मिल जाएंगे, आपको डिडक्शन करने मिल जाएगा। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2023 ने यहाँ पे क्लॉज एच के लिए इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, यानी प्रोवाइजो में से इसको हटा दिया है। अब प्रोवाइजो में से इसको हटाने का सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि अब आपको 31 मार्च तक ही पेमेंट करना होगा। 31 मार्च के बाद ITR फाइलिंग के ड्यू डेट तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला, वो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्लॉज एच के लिए। बाकी अदर क्लॉजेस के लिए आपको ITR फाइलिंग के ड्यू डेट तक का टाइम दिया जाता है। तो आपको फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में ये देखना है कि आपने क्रेडिटर का पेमेंट किया है या नहीं किया है। 31 मार्च 2024 पे अगर आपके क्रेडिटर खड़े हैं तो आपको क्रेडिटर को दो पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहला तो मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर और दूसरा ट्रेडर। ये दो पार्ट में क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि MSMED एक्ट के इंटरप्राइज की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो उसमें ट्रेडर को कवर नहीं किया है। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि अगर ट्रेडर को इसमें इंक्लूड नहीं किया है तो फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन ट्रेडर को कैसे मिलता है। तो जो ट्रेडर है उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए मिलता है। 1 सितंबर 2021 में एक मेमोरेंडम लाया गया था, उस मेमोरेंडम को आप जाके रिफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि ट्रेडर को इंटरप्राइज के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है और ट्रेडर को सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का बेनिफिट ले सके। MSMED एक्ट के सारे बेनिफिट उनको नहीं मिलते। तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर का अलग से दो कैटेगरी आपको करना है। कैटेगरी करने के बाद में आपको देखना है कि ट्रेडर को तो छोड़ देना है, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर का पेमेंट 31 मार्च तक हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि सेक्शन 43B के क्लॉज एच में लिखा हुआ है कि आपको सेक्शन 15 रिफर करना है। अब सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट क्या कहता है। सेक्शन 15 कहता है वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स और रेंडर एनी सर्विसेज टू एनी बायर, the buyer shall make payment thereof on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing or where there is no agreement in this behalf before the appointed date। यानी अगर आपके और आपकी पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो ऐसे केसेस में आपको विदिन 45 डेज पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आपके और पार्टी के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो अपॉइंटेड डेट से लेके 15 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है। अब ये अपॉइंटेड डेट क्या होता है? अपॉइंटेड डेट का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपने गुड्स को रिसीव किया या फिर जिस दिन आपने सर्विसेज अवेल की
और गुड्स रिसीव करने या फिर सर्विसेज अवेल करने के बाद आपने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया है या फिर सर्विसेज अवेल की है उस दिन से लेके 15 डेज तक आपको टाइम पीरियड मिल जाता है पेमेंट के लिए। अगर आप इस बीच में पेमेंट कर देते हैं तो आपको सेक्शन 43B का क्लॉज H हिट नहीं होगा और डिसअलाउंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप विदिन 15 डेज या विदिन 45 डेज पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे केस में सेक्शन 43B का क्लॉज H हिट हो जाएगा। फिर आपको देखना ये होगा कि आपने 31 मार्च तक पेमेंट किया है या नहीं किया है। पहला तो आपको ये देखना है कि सेक्शन 15 के हिसाब से आपने पेमेंट किया या नहीं किया है। अगर आपने सेक्शन 15 के हिसाब से पेमेंट नहीं किया तो फिर आपको देखना है कि 31 मार्च तक आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है। अगर आपने 31 मार्च तक पेमेंट कर दिया है तो फिर आपको डिसअलाउंस नहीं होगा, क्रेडिटर वैसे के वैसे ही रहेंगे, आपके प्रॉफिट में एड बैक नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने 31 मार्च तक पेमेंट नहीं किया है तो फिर ऐसे क्रेडिटर का अमाउंट जो है वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। सपोज मान के चलिए कि 31 मार्च 2024 को आपके पास में क्रेडिटर 1 लाख के हैं जिनका पेमेंट आपने नहीं किया 31 मार्च तक, तो फिर ये एड बैक हो जाएंगे आपके प्रॉफिट में और अकॉर्डिंगली 1 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। चलिए कुछ इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। पहला एग्जांपल ये है कि सपोज मान के चलिए कि 1 जनवरी 2024 को आपने पार्टी के साथ में एग्रीमेंट किया, तो आपका पेमेंट होना चाहिए विदिन 45 डेज। विदिन 45 डेज कितना होगा, 15th ऑफ फरवरी तक आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपने 15th ऑफ फरवरी को पेमेंट नहीं किया लेकिन 31 मार्च तक आपने पेमेंट कर दिया तो आपके ऐसे क्रेडिटर के अमाउंट एड बैक नहीं होंगे, कोई भी डिसअलाउंस नहीं होगा क्योंकि आपने 31 मार्च तक पेमेंट कर दिया है। केस नंबर 2 कुछ इस तरीके का है कि आप 15th ऑफ मार्च को एग्रीमेंट में इंटर इनटू होते हैं, 15th ऑफ मार्च को किसी गुड्स को परचेज करते हैं या फिर सर्विसेज अवेल करते हैं। तो ऐसे केस में आपको 45 डेज विदिन 45 डेज पेमेंट करना है। विदिन 45 डेज होता है आपका 30 अप्रैल, जो कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद में 1 महीना आपको टाइम पीरियड मिलता है। अगर आपने 30 अप्रैल तक पेमेंट कर दिया है तो क्या डिसअलाउंस होगा? जी नहीं, क्योंकि आपने सेक्शन 15 के हिसाब से पेमेंट विदिन 45 डेज कर दिया है। भले ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया है लेकिन आपने विदिन 45 डेज पेमेंट कर दिया है तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, डिसअलाउंस नहीं होगा। केस नंबर 3, क्या सेक्शन 44AD में जो आप प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम को डिक्लेयर करते हो वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल होगा सेक्शन 43B का क्लॉज H? जी नहीं, सेक्शन 43B का क्लॉज H हिट नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 44AD में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 43 तक सारे एक्सपेंसेस को आप क्लेम कर चुके हो, ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा अगर आपने अपनी इनकम को सेक्शन 44AD में ऑफर किया है फॉर टैक्सेस। इसका सॉल्यूशन क्या है, शॉर्ट टर्म में इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2023 ने तो ये प्रोविज़न एप्लीकेबल कर दिया है लेकिन ये प्रोविज़न थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लगता। मार्केट में 45 डेज़ काफ़ी कम पीरियड होता है। एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो बिजनेसमैन जो है वो 6 महीने तक का भी टाइम पीरियड लेके रखते हैं, 4 महीने 6 महीना तक का भी टाइम पीरियड लेके रखते हैं फॉर पेमेंट। तो ये थोड़ा सा एक इम्प्रैक्टिकल सा प्रोविज़न है, बट फिर भी इसका सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म में क्या देखा जाएगा। लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट इसके लिए कोई प्रोविज़न लाता है या नहीं लाता है या फिर इस प्रोविज़न को हटा देता है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप अपने सप्लायर को जिनसे आप गुड्स परचेज कर रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं उनको कह सकते हो कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन को सरेंडर कर दें, क्योंकि जब उद्यम रजिस्ट्रेशन को ही सरेंडर कर दिया जाएगा तो MSMED एक्ट का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर उनको रजिस्ट्रेशन लेना ही है तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का रजिस्ट्रेशन ले लेवे, लेकिन MSME में रजिस्टर ना हुए उद्यम सर्टिफिकेट को वो सरेंडर कर देवे। एक और चीज़ कि ये कौन से फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एप्लीकेबल है। यानी जब आप ऑडिट करोगे असेसमेंट ईयर 24-25 का तो ऐसे में आपको ये प्रोविज़न को ज़रूर चेक करना है। 23-24 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए ये एप्लीकेबल है। ऑनवर्ड अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट कोई प्रोविज़न ला के आपको इसमें कोई रिलैक्सेशन ना दे दे तब तक ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एप्लीकेबल है, ऐसा मान लिया जाएगा। आई होप इस वीडियो से मैंने आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस को कवर किया है, उसके क्लैरिफिकेशन दिए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम आपके दिए हुए क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और मिलकर कुछ बेहतर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में, उन कंसल्टेंट या सीए के साथ में जो बुक्स को फाइनलाइज करने में अपने क्लाइंट्स को हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि बुक्स का फाइनलाइजेशन करना सीए की जिम्मेदारी नहीं होती, वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, बट हेल्प तो कर सकते हैं, उन्हें ये प्रोविज़न के बारे में बता सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।